हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में ये जो है आपका जो है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसका दूसरा लेक्चर है। ये जो है आपका जो चैप्टर है परमाणु संरचना कक्षा 11 का दूसरा पार्ट, परमाणु संरचना, इसका जो है लेक्चर नंबर 2 है। ध्यान दीजिए आप, परमाणु संरचना के लेक्चर 1 में, ठीक है, उसने क्या देखा आपने? उसने आपने देखा कि जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के विषय में पढ़ा, बल्कि देखा नहीं, आपने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के विषय में पढ़ा और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियों के बारे में भी जाना है। डाल्टन ने क्या बताया था कि परमाणु जो है किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा परमाणु को क्या साबित किया? विभाज्य। ये अविभाज्य नहीं बल्कि क्या है? विभाज्य है। इसको 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन में बांटा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन में बांटा जा सकता है। अभी देखिए एक वर्ड है मूल कण। मूल कण, ध्यान दिया, मूल कण क्या है? आप जो है परमाणु को मूल कण नहीं कह सकते, फंडामेंटल या इसको मौलिक भी कह सकते हैं। मौलिक, आवाज ना, मौलिक या मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स। अच्छा देखिए मूल कण क्या है। जैसे आप जो है ना, मूल कणों के बारे में ऐसी परिभाषा है कि वे कण जो स्वयं से बने, वे कण जो स्वयं से बने होते हैं क्या कहलाते हैं? मूल कण। जो परमाणु है उसको मूल कण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परमाणु किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु को बांटा जा सकता है, ठीक है। लिखिए आप मूल कण के बारे में परिभाषा लिखें कि वे कण जो स्वयं से बने होते हैं, या स्वयं से मिलकर कह सकते हैं ना, स्वयं से मिलकर बने होते हैं, तथा जिन्हें और छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, क्या कहलाते हैं? मूल कण कहलाते हैं। मूल कण कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिए आप, सुन ले एक बार, कि वे कण जो स्वयं से बने होते हैं, जिन्हें और छोटे कणों में नहीं बांटा जा सकता, क्या कहलाते हैं? मूल कण। इसके एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और उसके बाद मैंने आपको जो है ये भी लिखवाया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर पाया जाता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर, ये लिखवाया गया है। और आपको लिखवाया गया है कि परमाणु में जो प्रोटॉन होता है उसका क्या द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन का क्या द्रव्यमान होता है, ये सब लिखाया गया है। कि आपने देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या लिखा है? 9.1 10 के पावर -28 ग्राम, 10 के पावर -28 ग्राम कह सकते हैं, या 10 के पावर -31 इग्रा कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है।
प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या लिखा आपने? 1.672, हाँ 10 के पावर इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम, या वही 10 के पावर माइनस 27 की ग्राम कर देंगे। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपने क्या लिखा है? 1.674, या वहां 675 भी कह सकते हैं, 4-5 ऐसा कर सकते हैं। 674 और 10 के पावर माइनस 24 ग्राम, या 10 के पावर माइनस 27 की ग्राम, ठीक है, यही लिखा है आपने। तो आप जानते रहिए, आपको यह भी लिखवाया गया है कि परमाणु में सबसे हल्का मूल कण कौन है? इलेक्ट्रॉन है। सबसे भारी मूल कण कौन है? प्रोटॉन। कौन? हाँ, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन बीच का है, प्रोटॉन क्या है? दोनों के बीच का। अच्छा देखिए, अब आपको हम पढ़ाएंगे कि कैसे जो है मूल कणों की खोज हुई, कैसे मूल कणों की खोज हुई, ठीक है। सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में, फिर पढ़ाया जाएगा प्रोटॉन की खोज के बारे में, फिर पढ़ाया जाएगा न्यूट्रॉन की खोज के बारे में, ठीक है। तो ध्यान दें आप, एक एक्सपेरिमेंट ध्यान से सुनो, बहुत आसान भाषा। एक एक्सपेरिमेंट है, उसका नाम है कैथोड किरण, कैथोड किरण नलिका, कैथोड किरण नलिका प्रयोग। एक प्रयोग किया गया है, उसका नाम है कैथोड किरण नलिका प्रयोग, या इसको लिख सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन की खोज। इसी प्रयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है, और यह प्रयोग किया है 1897 में जे थॉमसन ने। किसने किया है? जे थॉमसन। यह प्रयोग किया है 1800, लिखना मत, मैं भी लिखवाऊंगा, ऐसे मैं बता रहा हूं कि ये जो है कैथोड किरण नलिका प्रयोग, जिसमें इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है, इसको इलेक्ट्रॉन की खोज के प्रयोग के नाम से भी जान सकते हैं। इस प्रयोग से क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की खोज किया किसने है? जे थॉमसन ने 1897 में। इन्होंने क्या किया? 97 ना, इसके बाद लिखना नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है, ऐसा बोल दे हम। 1897 में किया है जे थॉमसन। अच्छा देखिए प्रयोग क्या हुई उसको आप समझें। जे थॉमसन ने क्या किया? एक लिया विसर्जन नलिका, बेलन के आकार का होता है, ठीक है, लेकिन ऐसे बनाया जा रहा है, मैं ऐसे बना दे रहा हूं। एक विसर्जन नलिका लिया था, इसको बोलते हैं विसर्जन नलिका, ठीक है। इस सब का नामकरण को पहले बना लो। एक विसर्जन नलिका लिया था, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया गया। इलेक्ट्रोड, एक का नाम था एनोड, एक का नाम क्या था? कैथोड, ठीक है। ध्यान दीजिए आप लोग, ये क्या है? कैथोड किरण नलिका प्रयोग, जिसमें हुई है इलेक्ट्रॉन की खोज। इसको मुझे समझाना है आप, ठीक है। ये किया किसने? जे थॉमसन ने किया है 1897 में। 1800 क्या है? प्रॉब्लम है क्या? 1897 में जे थॉमसन ने किया है। अब देखो इसमें क्या किया गया है, ध्यान दिया, इस प्रयोग में किया क्या गया है। देखो जे थॉमसन ने क्या किया? एक विसर्जन नलिका लिया। विसर्जन नलिका को ये भी कहें आप कैथोड किरण नलिका। पहले ये जाने कि विसर्जन नलिका, जिसको ये कहा गया, क्यों कहा गया मैं समझाऊंगा। ये कांच से बनी होती है। किससे बनी होती है? कांच से बनी होती है, और यहाँ निर्वात पंप लगा है, और इसको जो है किससे जोड़ा गया है? बैटरी है, ये आपकी बैटरी, ये बैटरी है, इससे जोड़ा गया। जो कि ध्यान दिया, ये बैटरी जो है ना, आप कह सकते हैं यहाँ ये देती है इतनी धारा, 10,000 वोल्ट की जो है उत्पन्न करती है, ठीक है। ध्यान दिया, ये 10,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज की धारा उत्पन्न करती है, ठीक है। और यहाँ दाब का मान, इसमें ध्यान दिया, इसमें इतनी वोल्ट की धारा प्रवाहित की गई, ठीक है। और देखो यहाँ जो दाब का मान, निर्वात पंप क्या करता है ना,
ये यहाँ से दाब को कम करता है, यहाँ जो भी वायु के कण आ जाएंगे सबको निकाल के बाहर कर देगा, जिससे कि यहाँ दाब का मान क्या रहेगा, कम। निर्वात पंप का यही काम है कि वो क्या करेगा, यहाँ दाब लो प्रेशर को, निम्न दाब को मेंटेन करेगा। यहाँ दाब का मान कितना था, 10 की पावर -2 से 10 की पावर -3 मिलीमीटर पारा। मिलीमीटर पारा क्या है, दाब का मात्रक। 10 की पावर -2 से 10 की पावर -3 मिलीमीटर पारा, इतना लो प्रेशर रखा गया था और यहाँ इतने वोल्टेज की धारा प्रवाहित की गई। और गैस कौन सा रखा गया यहाँ पे, हीलियम गैस। कौन सा गैस लिया गया, तो वही लिखा गया कि हीलियम गैस टेकन लिया गया एट हाई वोल्टेज, 10,000 वोल्टेज एंड लो प्रेशर, ये धारा था, ये लो प्रेशर है आपका, निम्न दाब है और वोल्टेज क्या है, उच्च है, ये आपका उच्च वोल्टेज है। इसको आप क्या बोल सकते हैं, उच्च वोल्टेज। और ये क्या है, निम्न दाब, यहां आ जाएगा ना, हाँ निम्न दाब। देखो ये काम किया इन्होंने, जब धारा प्रवाहित किया तो क्या घटना हुई वही समझना। जब धारा प्रवाहित किया तो घटना क्या हुई कि जो हीलियम नहीं, यहां से ध्यान दे, यहां से निकले इलेक्ट्रॉन, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकला और वो इलेक्ट्रॉन, उसका वेग हाई वोल्टेज जब था ना, तो उसका इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है, बहुत तेज है, तीव्र गति से इलेक्ट्रॉन बहुत, हाँ तेजी से कह सकते तीव्र गति वाले निकले। और उन्होंने क्या किया, जो यहाँ गैस पड़ी है ना लो प्रेशर पर, इतने प्रेशर पर उस गैस को आयनित कर दिया। आयनित करने का मतलब इन्होंने क्या किया, यहाँ तक आ सकता है ना, तो ध्यान दें आप, जो इलेक्ट्रॉन है उसने क्या किया, हीलियम को टक्कर मारी। ये घटना समझे आप, इलेक्ट्रॉन ने यहां से निकला और उसने हीलियम को टक्कर मारी। जब हीलियम को टक्कर मारी ना, तो जानते क्या हुआ, हीलियम बदल गया He+ में और यहां से क्या निकला, एक इलेक्ट्रॉन। यहां से क्या निकला, He+ प्लस एक इलेक्ट्रॉन। अब यही ध्यान दें आप, जो आपका He+ है, ध्यान दें आप, He+ प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है और He+ किधर गति करेगा, इधर। इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, He+ इधर, ऐसे ही बहुत सारे रहेंगे, समझे, He+ इधर, इलेक्ट्रॉन इधर। आपको अभी इसको देखना है, इस केस में ध्यान दें आप, थोड़ा ये रख लो कि कैथोड किरण के केस में आप प्लस वाले को ना देखें, माइनस वाले को देखिए। यही आपका क्या है, इसी का नाम है, जानते हैं क्या, इसी का नाम दिया गया है कैथोड किरण। क्या नाम दिया गया है, आप इसी को फोकस करें, माइनस वाले, समझे आप लोग, माइनस वाले को ही फोकस करें, इसी का नाम क्या है, कैथोड किरण। इसके बारे में लिखेंगे कैसे आप, कि उच्च वोल्टेज का इलेक्ट्रॉन निकला, उसने हीलियम को टक्कर किया, इसको कह सकते हैं गैस को आयनित कर दिया। गैस को क्या किया है, आयनित कर दिया, इसने टक्कर किया इसको, तो हीलियम कन्वर्ट हो गया He+ में, और क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन। He+ को क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे सन 1897 में जे थॉमसन ने विसर्जन नलिका लेकर उसमें, हाँ विसर्जन नलिका में हीलियम गैस लेकर, ऐसा लिखें, विसर्जन नलिका में हीलियम गैस लेकर उसमें निम्न दाब पर उच्च वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित की। निम्न दाब, दाब का मान भी लिख लें आप, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, निम्न दाब पर उच्च वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित की। तो उसने पाया कि कुछ किरणें कहां से भाई, कैथोड से निकलकर कहां जाती हुई प्रतीत हो रही थी, एनोड की ओर। कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही थी। इन किरणों को कहा गया क्या, कैथोड किरण। इन किरणों को क्या कहा गया, कैथोड किरण। लेकिन कैथोड किरणों की उत्पत्ति कैसे हुई, थोड़ा आप ये जानते रहिए कि ये इलेक्ट्रॉन निकला, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को ही कैथोड किरणें कहा जाता है। वास्तविक घटना ये है, वास्तव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहा जाता है, कैथोड किरणें। तो जब हाई वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित थी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला जिसने हीलियम को टक्कर किया और हीलियम He+ में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। He+ इधर गति करेगा और इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा। अब इसी इलेक्ट्रॉन को नाम दिया गया क्या, कैथोड किरण।
शुरू में तो इसका बहुत नाम दिया गया था, लेकिन आप ये जानते रहिए कैथोड किरण कहा गया। ठीक है, तो आप लिखें, देखिए छाप चुके ना इसको, हाँ लिखिए। सन 1897 में, सन 1897 में जे थॉमसन ने विसर्जन नलिका में, जे थॉमसन ने विसर्जन नलिका में हीलियम गैस, विसर्जन नलिका में हीलियम गैस को लेकर निम्न दाब का मान लिख लीजिएगा ब्रैकेट में आप, 10 की पावर -2 से 10 की पावर -3 मिलीमीटर पारा। निम्न दाब 10 की पावर -2 से 10 की पावर -3 मिलीमीटर पारा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। पर निम्न दाब पर उच्च वोल्टेज ब्रैकेट में लिख लें 10,000 वोल्ट, लगभग 10,000 लिखना, लगभग 10,000 वोल्ट। उच्च वोल्टेज ब्रैकेट में लिखेंगे लगभग 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा, ब्रैकेट बंद करके लिखेंगे, की विद्युत धारा प्रवाहित की, तो पाया कि कुछ किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जा रही थी या जाती हुई प्रतीत हो रही थी, ऐसा भी लिख सकती है। हाँ, कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही थी, जिन्हें कैथोड किरण कहा जाता है, जिन्हें कैथोड किरण कहा जाता है। अच्छा, ये समझे आप, जानते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसने क्या किया था ना, इस एक्सपेरिमेंट के और बेहतर तरीके से जांच के लिए बता दूंगा, इस एक्सपेरिमेंट की और बेहतर तरीके से जांच के लिए ये जानते हैं दोबारा एक्सपेरिमेंट किया था और यहाँ पे इसको जो छिद्रित कर दिया था, एनोड को छिद्रित कर दिया। क्यों? ताकि ये किरण यहाँ से पास हो जाए, और पास होने के बाद यहाँ पर उसने लगाया था ऐसे जिंक सल्फाइड का लेयर लगाया था, जिंक सल्फाइड की परत। जानते हैं जिंक सल्फाइड की परत क्या होता है कि जब इससे कोई कण टकराएगा ना, वो चमक उत्पन्न करेगा, तभी तो पहचानेंगे कोई किरण आ रही है, नहीं तो कैसे जानेंगे बताइए। तो आप चाहे ऐसे छिद्रित कर लें इसको, ठीक है। तो छिद्रित किया था और यहाँ क्या लगाया था, जिंक सल्फाइड की परत या लेपन भी कह सकते हैं, जिंक सल्फाइड की परत। जिंक सल्फाइड होता है एक प्रतिदीप्त पदार्थ होता है। क्या होता है? प्रतिदीप्त पदार्थ। प्रतिदीप्त पदार्थ का मतलब समझते हैं ना, कि टकराएगा कोई कण तो ये क्या उत्पन्न करेगा, चमक। इसको फटाफट लिखिए हम। ध्यान दीजिए आप, ये आपको लिखाया गया है कैथोड किरणों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कि कैथोड किरणों में क्या क्या गुण होता है। ठीक है, देखिए पहला गुण क्या है,
सबसे पहली बात है कि जो कैथोड किरणें होती हैं वो सीधी मार्ग में या सीधी रेखा में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति करती हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये सीधी मार्ग में गति करती हैं, तो और इनका वेग कितना होता है? प्रकाश के वेग के बराबर। अगला पॉइंट क्या है कि जो कैथोड किरणें होती हैं अपने मार्ग में रखी विक्षेपणी पहिए को, यही है ना, अपने मार्ग में रखी विक्षेपणी पहिए को घुमा देती हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये कोई वस्तु है न कि ऊर्जा। इसका मतलब समझे आप कि जो कैथोड किरणें हैं, देखो कैथोड किरणें, ज्यादा हुआ रहा है क्या? सही ना बता, चलो बंद कर दो। ध्यान दीजिए आप, क्या लिखा आपने कि कैथोड किरणें जो है अपने मार्ग में रखी विक्षेपणी पहिए को घुमा देती हैं, जिससे क्या स्पष्ट होता है कि ये कोई वस्तु है ना कि ऊर्जा। अगर ये ऊर्जा होती ना, ये उसको बगैर प्रभावित कर रहे आगे निकल जाती, बगैर प्रभावित किए आगे निकल जाती। लेकिन इसने क्या किया, कैथोड किरणों ने उसको प्रभावित किया, घुमाया। ठीक है, विक्षेपणी पहिया आपका इस टाइप का होता है, ध्यान दें, ऐसे बना होता है बुकों में, ऐसे बना होता है। ये विक्षेपणी पहिया इस टाइप का बना होता है। अगर देखो, अगर ये कुछ नहीं है, कुछ इनके सामने नहीं है, तो ये सीधी मार्ग में जाएंगी। ठीक है, और बहुत तेजी से, तीव्र गति से इनका वेग क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन यदि इनकी मार्ग में विक्षेपणी पहिया रखा जाए तो यह क्या करती है? इसको घुमा देती है। इसको क्या करती है? घुमा देती हैं कैथोड किरणें, जिससे क्या स्पष्ट होता है कि ये कोई वस्तु है न कि ऊर्जा। अगर ऊर्जा होती तो घुमाई नहीं करती, उसको बगैर प्रभावित करे ये आगे निकल जाती। अगला पॉइंट क्या है कि कैथोड किरणें अपने मार्ग में रखी किसी वस्तु की छाया उत्पन्न करती है। अगर इनके मार्ग में कोई वस्तु रखा जाए तो ये क्या उत्पन्न करती है? उसकी पीछे उसकी छाया उत्पन्न करेंगी। ठीक है, ये सब इनका प्रॉपर्टी बताया जा रहा है कि इनमें क्या क्या गुण होता है। तो उसको बंद कर दो, दरवाजा बंद करो। अगला क्या देखें, लिखा गया अगला पॉइंट कि विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये किरणें ऋणावेशित कण की भांति व्यवहार करती हैं। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपने लगा दिया विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मतलब प्लस माइनस लगा दिया। देखो, जब तक आपने जो है विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है, प्लस माइनस को नहीं लगाया है, तब तक ये क्या करेंगे? सीधी मार्ग में गति कर रही है। और ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि सीधी मार्ग में जा रही थी। विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये किरणें क्या हो रही थी? सीधी मार्ग में जा रही थी। लेकिन जैसे ही लगाया गया विद्युत क्षेत्र, मतलब प्लस माइनस लगाया गया, तारों से जोड़ दिया गया है, प्लस माइनस लगाया गया, तो जानते हैं क्या देखा गया कि ये किरणें सीधी मार्ग में न जाकर, ये किरणें सीधी मार्ग में न जाकर कब? विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये सीधी मार्ग में नहीं गई। न जाकर क्या हुआ? ये हल्का सा इधर मुड़ गई, ऐसे डेविएट हो गई, हल्का सा उधर मुड़ गई। सीधी मार्ग ही थी लेकिन थोड़ा सा ऐसे मुड़ गई उसकी तरफ। इसका मतलब क्या है कि उसकी तरफ आकर्षित हो गई, उसकी तरफ आकर्षित हो गई। और बता दे रहे हैं, इनकी खोज से पहले, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह की खोज से पहले आवेशों के बारे में ये पता था। बता दे रहे हैं, आवेशों के बारे में ये जानकारी थी कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, कि प्लस माइनस या माइनस प्लस है तो उनके बीच में होगा आकर्षण, और अगर प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो उनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। ये जानकारी पहले से ही थी, बता दे। तो क्या देखा गया? इसने मतलब कह सकते हैं ये इधर मुड़ गया, इसका मतलब ये होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? हाँ, तो यही बताया गया है कि ये किरणें जो हैं, हाँ, विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये किरणें ऋणावेशित कण की भांति व्यवहार करती हैं। कैसी व्यवहार करती हैं? ऋणावेशित कण की भांति। इनको कण कह सकते हैं आप, कैथोड किरणें या कैथोड कण भी कह सकते हैं। कण का मतलब वस्तु या पदार्थ, वस्तु या, तो आपने कहा ये ऊर्जा नहीं, तो ऊर्जा ना होने पर कण कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान दें। तो यही लिखा गया है कि विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कैथोड किरणें ऋणावेशित कण की भांति व्यवहार करती हैं, जिससे क्या स्पष्ट होता है
ये किससे बनी होती है? ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे बाद में क्या कहा गया? जिसे इलेक्ट्रॉन कहा गया, या जिसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आपसे सामान्य पूछेगा कि कैथोड किरणें किससे बनी होती? किससे बनी होती? इलेक्ट्रॉन से। कैथोड किरणें किससे बनी होती हैं? इलेक्ट्रॉन से। ये चीजें होनी चाहिए आपको, ये इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगला क्या है देखो, ये बताया जा रहा है कि कैथोड किरणें विसर्जन नलिका की दीवारों से टकराकर, जो वहां दीवारें लगी थी ना, और जिसमें लगा गया, क्या लगाया गया था? ZnS, जिंक सल्फाइड की परत, जब उससे टकराएंगे चमक उत्पन्न करती हैं। तो यही लिखा गया है कि विसर्जन नलिका की दीवारों से टकरा कर क्या उत्पन्न करती हैं? प्रतिदीप्त या चमक कह दें, उत्पन्न करती हैं। अगला क्या है, ये थोड़ा सा देख, लास्ट पॉइंट, कि कैथोड किरणें उच्च गलनांक वाली धातु की सतह से टकराने पर क्या उत्पन्न करती हैं? एक्स किरणें। एक्स किरणें या एक्स रेज कहें आप। उच्च गलनांक, जिसका गलनांक बहुत ज्यादा हो, उस धातु से यदि ये टकराती हैं तो क्या उत्पन्न करेंगी? एक्स रे। एक लास्ट पॉइंट और लिखने आप, लिखो लास्ट पॉइंट और, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखे कैथोड किरणों के अरे यार, कैथोड किरणों के E/m का मान, E/, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, E/m का मान विसर्जन नलिका में ली गई गैस की प्रकृति पर, कि कौन सा गैस ले रहे हैं? गैस की प्रकृति पर तथा इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अभी आपको इसी के बाद वही निकलवाएंगे कि कैथोड किरणों के E/m का मान क्या होगा, लेकिन जानते रहिए कि इनके E/m का मान फिक्स होता है। आपको चाहे जोन सा गैस लें, चाहे कोई भी गैस लें कैथोड किरण नलिका में, विसर्जन नलिका को आप क्या बोल सकते हैं? कैथोड किरण नलिका। क्यों? क्योंकि उसमें से कौन जा रहा है? कैथोड किरण। विसर्जन नलिका में से कैथोड किरण जा रहा है, इसलिए आप उसको बोल सकते हैं कैथोड किरण नलिका। तो ध्यान दें, ये बताया जा रहा है कि कैथोड किरणों के E/m का मान, E/m को, E का मतलब चार्ज, m का मतलब मास, आवेश को दिखाता है। E ना, E किसे दिखाता है? आवेश, और m द्रव्यमान को। तो आवेश बटा द्रव्यमान का मान जो है, विसर्जन नलिका में कौन सी गैस लेते हैं या इलेक्ट्रोड बदल दें, जो एनोड कैथोड उनको बदल दो, कभी किसी और धातु का, कभी किसी और वस्तु का कह सकते हैं, कभी। ध्यान, अगर आप इलेक्ट्रोडों की प्रकृति बदल दें, विसर्जन नलिका में गैस को बदल दें, फिर भी इनके E/m के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट द्वारा देखा गया। जानते वैज्ञानिकों ने क्या किया? अभी तो आपने हीलियम को देखा, बाद में वैज्ञानिकों ने क्या किया? सेम कंडीशन में हाइड्रोजन गैस लिया। क्या लिया? हाइड्रोजन गैस लिया। तो वहां भी देखा गया कि हीलियम इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? हाइड्रोजन को टक्कर मारा। क्या किया? इलेक्ट्रॉन ने चेक करने के लिए कि क्या इसके E/m का मान डिफरेंट आता है। तो जब इसको टक्कर मारा तो यहां से जानते हैं H+ निकला और इलेक्ट्रॉन निकला। अभी आपको प्लस वाले से मतलब नहीं, किससे मतलब है? माइनस वाले से। जैसे माइनस वाला वहां निकला था, ठीक वैसा ही माइनस वाला यहां भी निकला। वहां भी E- निकला था, तो यहां भी क्या निकला? E-। तो जो कंडीशन वहां फॉलो होगा, जो कंडीशन हीलियम के केस में फॉलो होगा, वही कंडीशन हाइड्रोजन के केस में भी फॉलो होगा। अर्थात गैसों को चेंज करेंगे तो इसको बोले कैथोड किरणें। कैथोड किरण, इसकी जो है गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
अगर आप गैसों को चेंज करते हैं ई माइनस ही निकलेगा ना, ई माइनस का व्यवहार तो हर जगह सेम रहेगा, चाहे हीलियम से निकला हो चाहे हाइड्रोजन से निकला हो। समझ पा रहे हैं आप? तो यही कहा गया कि जो है कि चाहे कोई भी गैस लें, कैथोड किरणों के E/m के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? और इस प्रयोग से एक और स्पष्ट हुआ था कि देखिए आप, मतलब चाहे जो भी परमाणु, विसर्जन नलिका में बहुत से परमाणुओं को लेकर चेक किया गया और सभी परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकला। सभी परमाणुओं से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। तो उससे यह स्पष्ट हो गया कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं का मूल घटक है। इलेक्ट्रॉन सभी प्रकार के परमाणुओं में पाया जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहा है? तो ही निकल रहा है ना। इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें है। तो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो सभी परमाणुओं से ये निकला, हाइड्रोजन से निकला, लिथियम भी लिया गया तो उससे भी निकला, उससे भी निकला था। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ? इलेक्ट्रॉन सभी प्रकार के परमाणुओं का क्या है? मूल घटक, अर्थात सभी प्रकार के परमाणुओं में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हैं आप? कितना लिखा? माइनस में ध्यान दीजिए आप लोग, देखो ध्यान से। ये क्या है? कैथोड किरणों के E/m का मान, या आप क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन के E/m का मान। देखो कैथोड किरणों के E/m का मान किसने निकाला था भाई? जे थॉमसन ने। ध्यान दिया, कैथोड किरणों के E/m का मान जे थॉमसन ने निकाला था। अब कैसे निकाला वो आप देख लीजिए, आप खुद निकाल सकते हैं इसके E/m का मान। देखो कैथोड किरण का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। उसके E/m का मान निकालना है। E का मतलब आवेश और m का मतलब द्रव्यमान। E का मतलब क्या है? आवेश, और m का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। वास्तव में देखें बुकों में तो लिखा है माइनस नहीं लिखे, केवल लिखा है 1.6, किताबों में लिखा है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? माइनस में होता है। तो सही तरीका है कि माइनस में करें, लेकिन वैसे ही किया बुकों में, वो भी सही है, ठीक ही है अपना। लेकिन सही में ये होना चाहिए -1.6 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 10⁻⁻28 ग्राम, या 10⁻31 किग्रा। तो पहले मैं ग्राम में निकाल लूं, फिर किग्रा में भी निकाल सकते हैं। अच्छा ये कितना आया बताइए? इसका वैल्यू कितना है बताइए? -1.0151758 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻28 कूलम प्रति ग्राम, अरे +28। ये कितना आएगा? आप इसको ऐसा कर दें, -1.758 या 7.6 कर सकते हैं। 7.6 भी कहेगा तो भी चल जाएगा। 758 या 7.6, 10 के पावर ये -20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -20 और 10⁻28 कूलम प्रति ग्राम। सॉल्व करने पर कितना आएगा? -1.76 में कर दे रहा हूं, 10 के पावर क्या होगा? 8 कूलम प्रति ग्राम। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। याद ना हो तो 1-2 बार सॉल्व करके निकालेंगे कि कैथोड किरणों के E/m का मान कैसे निकलता है। आप 1-2 बार निकाल लो, घर पे जाके 1-2 बार निकाल ले, बस आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए। अच्छा ध्यान दिया, ये तो ग्राम में है। कोई आपसे पूछे किग्रा में निकालो, तो 1 ग्राम बराबर क्या होता है? 10⁻³ किग्रा। 10⁻³ किग्रा। तो यहाँ 10⁻³ रखेंगे, ऊपर जाएगा क्या? +3 हो जाएगा। ऊपर जाने के बाद क्या होगा? +3, 8 और 3 क्या हो जाएगा? 11। तो आप क्या कर सकते हैं? तो ग्राम में है। 11 किग्रा में क्या होगा? 1.76 10⁻11 कूलम प्रति किग्रा। समझ पा रहे आप? कूलम प्रति किग्रा। देखो फटाफट, ध्यान दीजिए आप, आपको एक नोट पॉइंट दिखाया गया, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण एक वैज्ञानिक थे मिलिकन। ये थोड़ा रट लीजिए
कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, -1.6 10 के पावर -19 कूलाम का आवेश होता है। इसको किसने बताया था? मिलिकन ने बताया था, जिसके लिए इन्होंने एक प्रयोग किया था, उसका नाम है तेल बूंद प्रयोग। तेल बूंद प्रयोग द्वारा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताया, मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताया। इन्होंने ये बताया कि जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्यों होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्यों होता है, ठीक है, वो Ni के बराबर होता है। जैसे मान लें आपसे पूछा जाए 10 इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन पर आवेश या 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मतलब आपसे क्यों पूछा जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या यंग दी गई है 2, और ई क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये भी इलेक्ट्रॉन का आवेश है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की ये बदल सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होगा क्यू का मान, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होगा, लेकिन ई का मान तो फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा। ये दोनों ही आवेश हैं, बस इसमें आपको थोड़ा डिफरेंस करना है दिमाग लगाकर कि ये जो है क्यू का मान, जैसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा जाए तो मतलब क्यू का बराबर क्या लिखेंगे, 2 × ई, और ई का मान मालूम है 1.6 10 के पावर -19 कूलाम। 3 इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछे तो 3 इंटू कर देंगे ई, ठीक है, समझ पा रहे कि नहीं? तो यही बात है। आपसे एक ध्यान दे, कभी कभी ऐसा दिया गया था आपको ना, एक प्रश्न दिया जाता है जिसमें क्यू का मान, प्रश्न एनसीईआरटी में दिया गया, सॉल्व कर लीजिएगा, उसमें क्यू का मान दिया है कि मतलब आवेश इतना है, मतलब आवेश का मान दिया है, और एन का मान पूछा है। आपको ई का मान कभी नहीं देगा, आपको ई का मान कभी नहीं देगा, तो आप क्या करेंगे, एन का मान कैसे निकालेंगे आप, एन बराबर क्या लिखेंगे, Q अपान ई कर सकते हैं, एन बराबर Q अपान ई, जितना आवेश दिया हो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब 1.6 10 के पावर -19 कूलाम से आप भाग दे दीजिएगा, जो आएगा वही इलेक्ट्रॉन की संख्या हो। जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आपसे ऐसा पूछा जाए कि 3.2 10 के पावर -19 कूलाम, 3.2 10 के पावर -19 कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, मतलब आपको ये क्यू दिया है, जो आपको देगा वो क्यू देगा, ई का मान पता होता है आपको, ठीक है। क्यू बराबर दिया है 3.2 10 के पावर -19 कूलाम, एन का मान पूछा है, रख दे फार्मूला, क्यू बराबर एन ई, ऐसे ही रख लो, क्या दिक्कत, आपको एन का मान पूछा है, क्यू का मान पता है, ई का मान भी पता है, ठीक है। या तो उल्टा कर लो या फिर बदल लो, एन बराबर क्या कर सकते हैं, क्यू अपान ई, क्यू का मान क्या दिया है 3.2, हाँ क्यू का मान दिया है 3.2 10 के पावर -19 कूलाम कर लें, और ई का मान दिया है 1.6 10 के पावर -19 कूलाम, ये भी तो माइनस में रहेगा, ठीक है। संख्या पूछा है, संख्या कहाँ माइनस में होती है, ठीक है, कटा दें आप, कितना आएगा, आप जानते भी हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, वैसे निकाल सकते हैं। बस ये इक्वेशन आपको यूज कर सकते हैं। पूछेगा 5 इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होगा, तो एन का मान 5 रखिएगा, मतलब क्यू का मान पूछा है, 5 रखिएगा, ई का मान मालूम है, क्यू का मान पूछा गया, थोड़ा आप इसमें जो है यूज करना सीख लें, ठीक है। तो इन्होंने बताया था, मिलिकन ने अपने प्रयोग द्वारा बताया, ध्यान दें, मिलिकन ने अपने प्रयोग द्वारा बताया था कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है इतना होता है, -1.6 10 के पावर -19 कूलाम। एक और नोट वाला पॉइंट है, इसको भी पढ़ लें आप, कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु, जिसको प्रोटॉन के नाम से जानते रहिए, उसमें केवल एक प्रोटॉन होता है, बात को बताएंगे बाद में। हाइड्रोजन परमाणु या प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना भाग होता है, हाँ 1/1837 या 1840 भी लिखाया था, 1840, कभी कभी 2000 भी लिखाया था, ठीक है। तो जानते रहिए 1837 है, ये 1840 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज आप इतना ही पढ़ें, इसके बाद आपसे कहाँ मिलेंगे हम,
परमाणु संरचना के लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें बात की जाएगी कैसे धन किरणों, कैसे प्रोटॉन की खोज हुई, प्रोटॉन की खोज के बारे में और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है। अब